नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी की या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के अंदर जो कोचिंग और हॉस्टल है वो बंद हो चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे लेके आए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके यहाँ पे आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुणा डिफेंस एकेडमी पे करवाई जाएगी। तो अगर जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो फुल मैथ्स, टोटल मैथ्स करवाई जाएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी और पूरा लास्ट तक, साथ में मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। तो जल्दी से अपने पेन और पेंसिल उठा लीजिए और साथ में हमारे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैथ्स का टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखो, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे। हम पहले जो पूरा उसका ब्यौरा है, पूरी जो थ्योरी है, नोट्स हैं, वो पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति है क्या। तो देखिए, जितने भी अंक हैं उन अंकों को बताने के लिए या उनके बीच में संबंध बताने के लिए जो पद्धति शुरू की गई वो संख्या पद्धति कहलाई। अंक जो है, मैथ बहुत सारी है, लेकिन इसमें जो गणितीय अंक हैं वो केवल 10 अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से अंक हैं। तो जिसमें है, देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 तो ये हो गए और एक 0। तो टोटल जो अंक रहते हैं संख्या पद्धति में 10 ही अंक रहते हैं। और जो सारा खेल होता है इनके चारों तरफ ही घूमता रहता है। तो ये जो अंक कहलाए, इनको कहा हमने अंक। ठीक है, और ये 10 संकेत होते हैं गणित में। 10 संकेत हैं जिनको हमने क्या कहा, अंक कहा। अब देखिए, जितने भी संख्याएं हैं उनको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो आपके सिलेबस में हैं वो कुछ संख्याएं इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नॉर्मल हम गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती कहाँ से गिनते हैं हम, गिनती में कभी 0 गिनते हैं क्या, नहीं गिनते ना। कहाँ से गिनती गिनते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या के बाद में क्या हुआ, प्राकृत संख्या में 1 से काउंटिंग स्टार्ट थी। तो प्राकृत संख्या के बाद में एक आई पूर्ण संख्या, जिसमें 0 बोला कि मुझे भी शामिल कर लो। तो पूर्ण संख्या में क्या किया जाता है, 0 को भी शामिल करते हैं। तो ये देखिए, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर में 0 को भी शामिल किया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या आता है यहाँ पे, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर आपका। अब इंटीजर में क्या हुआ, आपने देखा होगा कई बार सवालों में कि कुछ संख्याएं जो होती है वो माइनस में होती है, कुछ संख्याएं जो है प्लस में होती है और 0 आपका है ही। तो माइनस और प्लस वाली सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, मिलके पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 0 से करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक चलता जाता है। और यहाँ पे माइनस वाली आ जाएंगी, -1, -2, -3 और ये आगे तक यहाँ पे चलता जाएगा। तो सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, यहाँ पे पूर्णांक कहलाती है, जिसमें 0 भी क्या है, शामिल है। ठीक है, इसके बाद में आता है वास्तविक संख्याएं। क्या आता है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, नाम से ही पता है, वास्तविक यानी कि जो काल्पनिक नहीं है। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इसमें सारी परिमेय संख्या भी आ जाएगी, अपरिमेय भी, सारी प्राकृत संख्या, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी किस में आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सभी प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा सभी परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, सभी परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी।
और सभी अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी। ठीक है, ये सभी प्रकार की संख्याएं इसमें आ जाएंगी। देखो, अब परिमेय और अपरिमेय दो नाम आए हैं, तो ये आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ। परिमेय संख्याएं जो होती है, जो अपने बट्टे वाली संख्याएं बोलते हैं, जो भिन्न रूप में होती है, वो परिमेय संख्याएं होती है। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनमें देखिए, ये मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे लिख के कि P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। और जिन संख्याओं को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के कुछ उदाहरण जो है मैं यहाँ पे देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। जैसे इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2/3 भी आ गया परिमेय संख्याएं, या √2 भी आ गया, √3 आ गया, या 4/5 आ गया। तो सभी वास्तविक संख्याओं में क्या होगा कि रूट वाली संख्याएं भी आ जाएंगी, बटे वाली संख्या भी आ जाएंगी, पूर्ण, पूर्णांक, सारी संख्याएं आ जाएंगी। बस कौन सी संख्या नहीं होती इसमें? काल्पनिक संख्याएं नहीं होती और सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती। काल्पनिक संख्या क्या होती है उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, सम्मिश्र संख्या क्या होती है उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। हालांकि सम्मिश्र संख्याएं जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको डिटेल थोड़ी पता रहे। ठीक है, अब आता है आपके सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। आपको पता ही है, वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। तो 2 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है? 2 में जाता है, 4 में, 6 में, 8 में, ये और 10 में जाता है। ठीक है, तो ये संख्याएं होंगी आपकी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। देखो, सम संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सम संख्या कितनी भी बड़ी आपको दी हुई हो, लेकिन उसमें जो इकाई का यानी कि जो लास्ट वाला जो अंक है वो इनमें से कोई मिलेगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या फिर 0 होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई अंक आपको लास्ट में मिलता है, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी? सम संख्या होगी। सम संख्या में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी इवन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर। अब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो संख्या क्या कहलाती है? ओड नंबर कहलाती है, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे विषम संख्याओं में उदाहरण क्या हो गए? 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, ऐसे आगे तक बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ऐसे आगे तक सम संख्याओं में भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या तक। तो विषम संख्याओं में आपको कैसे याद रखना है कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आपको मिले, अगर उसमें इकाई का अंक मतलब जो लास्ट अंक है वो 1, 3, 5, 7 या 9 रहता है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो वो हमेशा विषम संख्या होगी, उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, भाग देने की ज़रूरत भी नहीं होती उसमें, तो वो आपको पता चल जाएगी विषम संख्या है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले अवास्तविक संख्याओं की बात की थी ना, काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हो इसको आप। तो अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? तो जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती वो होती है अवास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी नहीं होती? काल्पनिक संख्याएं। देखो उदाहरण लो, अगर आपको रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर आपको अगर किसी संख्या के साथ माइनस मिल जाए, मानो आपको -2 मिल गया, तो अगर आपको रूट के अंदर किसी संख्या के साथ माइनस मिल जाए तो वो संख्या कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती, वो अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो माइनस में रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आप इसके एग्जाम्पल मान सकते हैं। ठीक है, तो अवास्तविक संख्याएं हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा जातीय मान, फेस वैल्यू। देखो कई बार फेस वैल्यू से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार प्लेस वैल्यू से भी आ जाता है, या इन दोनों का जो डिफरेंस है वहाँ बताने से क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं कि जातीय मान या फेस वैल्यू होती क्या है। देखो इसमें आपको बड़ी सी संख्या दी हुई मिलती है, मानो ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या आपको दी हुई है, इसमें पूछ लिया आपको कि 8 है, 8 का जातीय मान क्या है, 8 की फेस वैल्यू क्या है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें डायरेक्ट अगर आपको फेस वैल्यू पूछी है तो वही जो संख्या है, वही जो अंक है, वही जो
अंक है वो ही आपका उत्तर होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 क्या है यहाँ पे फेस वैल्यू है, जिसको हिंदी में हम जातीय मान कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे यही हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 6, 8, 9 वाला। अगर इसमें आपसे 8 का जो है प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, आपको इसका जो स्थिति है, इसके जो स्थान है वो गिनना है, इसका प्लेस गिनो। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से आपको गिनना आता है, इस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। तो अब ये देखिए इकाई का अंक तो है 9 और दहाई का अंक है 10। अगर देखिए यहाँ पे हमको इकाई का अंक 9 की पूछी जाती तो 9 की हम 9 ही बताते प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर 8 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो देखो इकाई दहाई 2 पे है ना ये, तो इसके आगे आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। दहाई मतलब एक और 0 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 80 आ गई 8 की। अगर 6 की पूछी जाए तो कितने और 0 लगाने हैं, 2 और 0। क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े में कितने 0 होते हैं 2, तो यहाँ पे ये 2 0 आपको लगा देने हैं। ठीक है, इसी तरह से 4 की पूछी जाए तो इसमें आपको 3 0 लगा देने हैं। तो इस तरह से ये आपके कंप्लीट होती है यहाँ पे संख्या पद्धति में जो परिभाषाएं हैं जो आपके आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, वो सभी परिभाषाएं आपकी कंप्लीट होती है। अब चाहें तो लिख सकते हैं या आपको आती भी होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं संख्या पद्धति के या नंबर सिस्टम के वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये संख्या दी हुई है आपको और इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है आपको, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्थानीय मान निकालना पड़ेगा और जातीय मान निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो जातीय मान आप निकालोगे तो देखो कितना होगा। जातीय मान तो वही संख्या होती है। ठीक है, तो ये 7 है ना, तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू 7 है। और स्थानीय मान निकालोगे तो स्थान गिनो इसका, 5 तो इकाई का अंक है और 7 क्या है दहाई का अंक। तो दहाई के अंक में क्या लग जाता है 1 0 और लग जाता है। तो स्थानीय मान कितना हो गया 70। स्थानीय मान कितना हो गया 70 हो गया आपका। देखो यहाँ पे अगर हमें 9 का पूछता तो 9 के 3 0 और लग जाती। 5 का अगर स्थानीय मान पूछता तो 5 तो स्वयं ही इकाई का अंक है तो वो 5 ही रहता। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है 7 पूछा है यहाँ पे। तो 7 पूछा है, 7 का क्या होगा यहाँ पे जो है स्थानीय मान, ये दहाई का अंक है तो क्या हो गया 70 हो गया, 1 0 और लग गया। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। अब हमें क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो 70 और 7 का अंतर कितना होता है, माइनस कर लो 70 में से 7 कितना हो गया 63, 63। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 69, दूसरा है 0, तीसरा है 49 और चौथा ऑप्शन 63 आपको मिल रहा है। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये संख्या दी हुई है आपको 674 और 218। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। अब हम क्या करते हैं एग्जाम में, अब इतनी बड़ी संख्या है, इन दोनों को आपस में पहले तो गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, और फिर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो ऐसे हमें नहीं करना होता, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, बस इसका लास्ट अंक लो। लास्ट अंक क्या है 4, और इस संख्या का भी लास्ट अंक लो कितना है 8। 4 और 8 को आपस में गुणा कर लो। 4 और 8 को आपस में गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 32, 32 हो गया। इस 32 का लास्ट अंक देख लो कितना है, 32 का लास्ट अंक कितना है 2। तो 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस में 2 है क्या, बिल्कुल है, ए ऑप्शन में 2 है, तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है, इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या आपको बता दिए, नेचुरल नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरह जो हम काउंटिंग करते हैं वो संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती है। उनका योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका एक सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है n
इंटू n+1/2। ठीक है, चाहे तो इसमें ये निशान आप हटा भी सकते हैं, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया कि गुणा में होता है इसके। ठीक है, तो n इंटू n+1/2 किसका सूत्र होता है? ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। ठीक है, अब प्रथम n सम संख्याओं के, सम जो प्राकृतिक संख्या है उनके योग का सूत्र, जो स्टार्टिंग की प्रथम n सम संख्याएं हैं उनका सूत्र देखिए यहाँ पे होता है n इंटू n+1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सूत्र है, एक दो बार लिखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब विषम आपको बताना है, इसका सूत्र होता है n की स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है? n होती है पदों की संख्या, जितने भी पद होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे n कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब जो स्टार्टिंग की n संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनके वर्गों का योग बताना है। तो इसका सूत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, पर एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा इजीली। इसका सूत्र होता है n इंटू n+1 और 2n+1/6 बटे में 6 आएगा। n इंटू n+1 2n+1/6 ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। स्टार्टिंग की जो 10 संख्याएं हैं ये आपने कर लिया होगा, मैं ये मिटो देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो है इनका सॉल्यूशन करवा पाऊँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पूछा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। आपको सूत्र पता है, ये यहाँ पे सूत्र है n इंटू n+1/2 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n का मान यहाँ पे क्या है? हमारे पास 10 है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या है ना, तो n का मान कितना है? 10। सूत्र में मान रखो, सूत्र क्या है? n इंटू n+1/2। n का मान क्या है? 10। 10 प्लस 1/2। मैं इतना सरल करके बता रही हूँ आपको, इतना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पता है कि 10 + 1 11 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो, इसको 2 को इससे काट लो तो 2 5 10, 5 और 5 को 11 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 55 55। ठीक है, तो यहाँ पे ये 55 आपका आंसर जो है आ जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 30 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 30 तक की। तो देखिए यहाँ पे 1 से 30 तक की, ये हो गया आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक की सूत्र क्या होता है? सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है यहाँ पे n इंटू n+1। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? पदों की संख्या। n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? देखो, इस लाइन में प्रथम n नहीं लिखा, प्रथम n नहीं लिखा, प्रथम n प्राकृत संख्या नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 से 30 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से 30 के बीच में कितनी सम संख्याएं आती है। तो 1 से 30 के बीच में आपको पता है 15 जो है प्राकृत संख्या आएंगी। ठीक है, तो 15 तो प्राकृत संख्या, सॉरी वो 15 क्या सम संख्याएं आएंगी। 1 से 30 के बीच में 15 क्या सम संख्याएं आएंगी। तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा हमारा 15। n का मान क्या हो जाएगा? 15। अब यहाँ पे n की जगह 15 लिखते हैं। देखो यहाँ मैं कर रही हूँ 15 और ब्रैकेट में 15 + 1 यानी कि 15 इंटू 16। आराम से टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, यहाँ पे आराम से करके देख सकते हैं। तो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आ जाएंगे आपके? 240। ठीक है, तो 240 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 31 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? स्टार्टिंग की, इस बार नाम दे दिया यहाँ पे प्रथम 31 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, तो मैं थोड़ा मिटा देती हूँ इसको ताकि आराम से आप इसको समझ पाए। देखो, प्रथम 31,
प्रथम 31 मतलब n का मान कितना है 31। विषम संख्या वाला सूत्र लगाना है। विषम संख्या के योग का सूत्र क्या होता है n की स्क्वायर। n की जगह मान क्या है 31, तो 31 की क्या कर देनी है आपको स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को वापस उसी से गुणा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखिए 961। कितना आता है 961। तो ये आपका यहाँ पे मान आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ में आपको सॉल्व करते जाना है 10 से 20 तक की। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पूछा है। 10 से 20, देखो प्रथम प्राकृतिक संख्या ही नहीं पूछा, 10 से पहले वाली नहीं पूछी और 20 के बाद वाली नहीं पूछी, आपको पूछी है ओनली 10 से 20 के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, 10 से पहले तक की कितनी संख्याएं होती है 9। पहले तो क्या करो 9 जो स्टार्टिंग की संख्याएं हैं उनका योग निकाल लो। फिर उसके बाद में 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लो और दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। अभी आपको क्या पूछा है, इसको मिटो देते हैं। देखो आपको पूछा है 10 से 20, 10 से 20, तो आपको करना है पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का योग निकालो। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 9, और इसको निकालोगे तो n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना है 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2। इसको आप काट लोगे, कितना आ गया 5, और 5 को इससे गुणा करोगे तो 9 5 45। ठीक है, ये तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आया है। अब आपको निकालना है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। जब 1 से 20 तक की संख्याओं का योग आप निकालते हो तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। n का मान क्या हो जाएगा 20। सूत्र आपका वही है n इंटू n प्लस 1/2। n की जगह तो क्या रखना है 20, और ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2। 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/2। मैं पूरा सोल्व करके दिखा रही हूँ आराम से, ताकि कोई भी किसी को जो है कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210 यहाँ पे। तो देखिए ये मान आ गया यहाँ पे 210, ये कितना आ गया यहाँ पे 45। अब 210 में से 45 माइनस कर दो, 210 माइनस 45, तो आपका 10 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। इसको 210 को 45 जो है इसमें माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 165 आता है ना, 165। तो यहाँ पे ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है संख्या पद्धति का वो कवर होता है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें भी संख्या पद्धति के जो क्वेश्चंस पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आपके मॉडल पेपर्स के आधार पर बनाए गए हैं वो क्वेश्चन जो आपको सोल्व करवाए जाएंगे, और साथ साथ में आपको भी वो सोल्व करने होंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करें, आप हमारा ये सहयोग करें कि अपने जो बाकी साथी हैं उनको ये क्लासेज शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें भी हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसी ही क्लासेज जो है वो आपके लिए रेगुलर लेके आते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।